एक खूबसूरत हिल स्टेशन में एक क्रिश्चियन परिवार एक आलीशान बंगले में रहने के लिए आता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन घर का मालिक अपनी जिद में आकर घर के पास मौजूद देवी पोचम्मा की एक मूर्ति तुड़वा देता है। इसके तुरंत बाद उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और घर की छोटी बेटी एक रहस्यमयी हादसे का शिकार हो जाती है। गांव वालों का मानना है कि ये सब देवी के अपमान का नतीजा है, लेकिन क्या वाकई ये कोई देवी का प्रकोप है या फिर इस घर के पीछे कोई इंसान अपनी गहरी साजिश रच रहा है? क्या कोई खजाना है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? कहानी में इतने जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप अंत तक आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस सीरीज की शुरुआत एक हिल स्टेशन के बहुत बड़े बंगले से होती है। वहाँ एक एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। उस घर की बेटी ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लड़की जेसी के मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं। जब पिता घबराहट में सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का मैनेजर उन्हें टोक देता है कि सर ये हॉस्पिटल है, यहाँ स्मोकिंग मना है। मैनेजर बातों बातों में एक बड़ी बात कहता है, सर आपको पोचम्मा की मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये सब उसी का नतीजा है। पिता गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई उस मूर्ति के टूटने और इस हादसे का आपस में क्या लेना देना, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जेसी को नहीं बचा सके, वो लड़की मर चुकी है। ये सुनकर उसके माता पिता पूरी तरह टूट जाते हैं और गहरे सदमे में चले जाते हैं। यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। ये परिवार हाल ही में इस हिल स्टेशन वाले घर में रहने आया था। ये एक क्रिश्चियन परिवार है। उनके घर के पास ही देवी पोचम्मा की एक मूर्ति है। घर के ओनर को वो मूर्ति पसंद नहीं आती तो वो अपने आदमियों को उस मूर्ति को वहां से हटाने का आदेश देता है। मैनेजर उन्हें चेतावनी देता है, सर इस मूर्ति को यहाँ से मत हटाइए, इससे बेकार की मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन ओनर नहीं मानता और जिद पर अड़ा रहता है। आदमियों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और कहीं फेंक दिया। अब सीन बदलता है। सुरेश नाम का एक लड़का पुलिस से भाग रहा था। पुलिस उसे आखिरकार पकड़ ही लेती है। जब उसे थाने लाया जाता है तो उस लड़की मतलब जेसी की बहन ईवा वहां पहुंचती है और सुरेश पर टूट पड़ती है। वो उसे बेरहमी से मारने लगती है। ईवा चिल्लाती है, इसी की वजह से मेरी बहन मरी है, सब इसी ने किया है। इंस्पेक्टर ईवा को रोकता है और पूछता है, मैडम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको क्या पता है, हमें साफ साफ बताइए। ईवा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओनर की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम ईवा और उसका पति है डेविड। उस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, जिसे मनाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। सुबह सुबह जेसी के पिता अपनी बड़ी बेटी ईवा को सालगिरह का तोहफा देते हैं। वो कहते हैं कि आज शाम को हमने एक बड़ी पार्टी रखी है, तुम और डेविड तैयार रहना। ईवा खुश होकर अपने पिता को गले लगा लेती है और फिर अपने पति डेविड के साथ वक्त बिताती है। दूसरी तरफ जेसी मतलब छोटी बहन जब नहा रही होती है तो उसे महसूस होता है कोई उसे छिपकर देख रहा है। वो डर जाती है पर उसे समझ नहीं आता वो कौन है। इस घर में एक मैनेजर है जिसका बेटा सुरेश घर की साफ सफाई का काम करता है। जब सुरेश कमरे की सफाई कर रहा होता है तब जेसी अपनी माँ के पास आती है। वो माँ को बताती है कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। माँ कहती है, पागल मत बन, इस घर में तुझे कौन देखेगा, तू जाकर आराम कर। जेसी बार बार समझाने की कोशिश करती है पर उसकी माँ उसे अनसुना कर देती है। तभी खिड़की के पास खड़े डेविड देखता है कि जेसी और नौकर सुरेश बहुत ही सीरियस होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। डेविड अपनी पत्नी ईवा को बुलाकर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारी बहन उस नौकर के साथ क्या बात कर रही है। ये देखकर ईवा को शक होता है कि कहीं इनके बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। ईवा तुरंत नीचे जाकर जेसी से पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या सुरेश ने कुछ किया? जेसी मना करती है पर ईवा गुस्से में सुरेश को बहुत डांटती है। वो कहती है, अपनी औकात मत भूल, तू यहाँ सिर्फ एक नौकर है, मेरी बहन से दूर रह। जेसी कुछ बोलना चाहती थी पर ईवा उसे चुप करा देती है और कहती है, बस ये मत कहना कि तू इससे प्यार करती है, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। शाम को पार्टी शुरू होती है। केक काटा जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। पार्टी में पिता के खास दोस्त और मेहमान आए हुए थे, लेकिन तभी जेसी जो काफी नशे में थी अचानक घर के छत पर चली जाती है। वो ऊपर से चिल्लाकर सबको देखती है और बोलती है, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। सब लोग दंग रह जाते हैं। जैसी छत से चिल्लाती है, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे घर वाले ही हैं, मैं जो भी कहना चाहती हूँ ये लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते, ऐसे लोगों के बीच रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसके पिता नीचे से चिल्लाते हैं, बेटी पागलपन मत करो, नीचे आओ। लेकिन नशे और गुस्से में जेसी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। अब थाने में इंस्पेक्टर ईवा से पूछता है, जब तुम्हारी बहन ऊपर से गिरी तब सुरेश तो नीचे खड़ा था, फिर तुम उसे क्यों मार रही हो? ईवा कहती है, सर मैं ये नहीं कह रही कि उसने
उसने धक्का दिया, पर उसने मेरी बहन के साथ कुछ तो गलत किया जिसकी वजह से वो इतनी दुखी थी कि उसने अपनी जान दे दी। इंस्पेक्टर कहता है बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, अभी आप घर जाइए। इंस्पेक्टर सुरेश को भी छोड़ देता है। घर पर जेसी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पूरा घर सदमे में है क्योंकि सब उसे बहुत प्यार करते थे। उधर मैनेजर की पत्नी डरते हुए बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि पोचम्मा देवी की मूर्ति मत तोड़ो, ये सब उसी का श्राप है। मैनेजर उसे टोक देता है, चुप रहो, कहीं मालकिन के कान में ये बात ना पड़ जाए। मैनेजर का बेटा सुरेश भी जेसी को आखिरी बार देखने आता है। ईवा उसे रोक देती है पर उसके पिता उसे आने देते हैं। सुरेश बहुत दुखी मन से जेसी को देखता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में साइकिल रेस लगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। सुरेश ने ही जेसी को प्रपोज किया था और जेसी भी उसे बहुत प्यार करती थी, यानी कि वो दोनों गहरे प्यार में थे। अगले सीन में इंस्पेक्टर तफ्तीश के लिए उस घर में काम करने वाले लोगों के पास जाते हैं। लोग बोलते हैं साहब पोचम्मा बहुत शक्तिशाली देवी है, उनकी मूर्ति तोड़ने की वजह से ही ये सब अनर्थ हुआ है। बातें करते करते अचानक वो लोग डर जाते हैं। इंस्पेक्टर पूछते हैं क्या हुआ। वो लोग बोलते हैं सर आपके मुंह से खून निकल रहा है। इंस्पेक्टर चौंक जाता है और अपना मुंह छूकर देखता है। वो डर जाता है कि अचानक उसे खून कैसे आने लगा, क्या ये वाकई देवी का प्रकोप है या कोई बीमारी। अब ईवा सोचने लगती है कि आखिर जेसी ने छत से क्यों कूदा, उसके मन में क्या परेशानी थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उस जगह पर जाते हैं जहां पोचम्मा की मूर्ति थी। वो सोचता है क्या सच में इस मूर्ति के टूटने की वजह से ये सब हो रहा है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये परिवार पहली बार इस हिल स्टेशन घर में आया था। जेसी को पूरा इलाका घूमने का मन था। पिता उसे अकेले जाने से मना करते हैं और मैनेजर से बोलते हैं कि वो अपने बेटे सुरेश को उसके साथ भेज दे। सुरेश उसे मैडम कहकर बुलाता है लेकिन जेसी उसे बोलती है मुझे मैडम मत कहो, मेरे नाम से बुलाओ। वो बहुत प्यार से जेसी को जूते पहनाता है और बोलता है यहाँ बहुत सारे जोंक हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। शुरुआत से ही जेसी को सुरेश पसंद आने लगा था। पहले जैसे बताया गया ओनर को वो मूर्ति पसंद नहीं थी। उसने मैनेजर से कहा इसे यहाँ से हटाओ। मैनेजर ने हाथ जोड़कर कहा सर ये देवी की मूर्ति है, इसे मत हटाइए, मुसीबत आएगी। ओनर ने जवाब दिया तुम्हारे लिए भगवान होगी, मेरे लिए सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है। उसने जिद करके मूर्ति को हटवा ही दिया। प्रेजेंट में ईवा इंस्पेक्टर को बताती है कि उसे शक है कि सुरेश ने ही कुछ किया होगा। वो कहती है उस रात जेसी बहुत परेशान थी क्योंकि सुरेश ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। हमें विजुअल्स में दिखाया जाता है कि सुरेश सच में जेसी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर मम्मी पापा से बात करने आते हैं। वो पूछता है क्या आपकी बेटी को कोई नशा करने की आदत थी। माँ कहती है नहीं, वो बस कभी कभी शराब पी लेती थी लेकिन कोई बुरी आदत नहीं थी। इंस्पेक्टर चौंक कर बोलता है लेकिन मेरी रिपोर्ट के अनुसार उसे कोकेन की लत थी। माता पिता ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। घर का ओनर खुद चोरी छिपे अपने कमरे में कोकेन लेता था। अब उसकी पत्नी उस पर आरोप लगाती है तुम्हारी कोकेन की आदत के बारे में बेटी को पता चल गया था, पक्का उसने ही तुम्हारी कोकेन चुरा कर ली होगी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और ये सब हुआ। ओनर बोलता है मैं अपनी कोकेन हमेशा लॉक करके रखता हूँ। ये सब घर की काम करने वाली लड़की देख रही होती है जो सुरेश की बहन है। जब ओनर ये सब बोल रहा होता है तभी वो देखता है कि जो दरवाजा उसने बंद किया था वो अब खुला हुआ है। दरअसल इससे पहले घर में शांति नाम की एक लड़की काम करती थी। ओनर ने उसे कोई चीज रखने के लिए कहा था और तभी चाबी भी दी थी। उस वक्त शांति ने अंदर रखे गहने देख लिए थे और उन्हें चुरा लिया था। अब ओनर के कमरे से गहने गायब हैं। उन्हें शक होता है कि शांति ने ही चोरी की है क्योंकि आज वो काम पर नहीं आई, लेकिन असलियत कुछ और थी। शांति ने मैनेजर की पत्नी के कहने पर वो गहने चुराए थे। शांति डरते हुए बोलती है दीदी मैंने आपके कहने पर गहने तो चुरा लिए, पर क्या मुझे कोई मुसीबत तो नहीं होगी। मैनेजर की पत्नी उसे पैसे देकर बोलती है चिंता मत कर, तू अभी अपने गाँव निकल जा। ये सब मैनेजर की बेटी देख लेती है और वो अपनी माँ की सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है। इधर ईवा इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है। इंस्पेक्टर एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि जेसी के साथ वाकई जबरदस्ती हुई थी। ये सुनकर ईवा आग बबूला हो जाती और बोलती है पक्का ये सुरेश का ही काम है। परिवार वाले मैनेजर की पत्नी को बुलाकर पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि हमें शक है कि शांति ने गहने चुराए हैं, उसे वापस ले आइए। मैनेजर की पत्नी बहाना बनाती है वो तो गांव चली गई, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ कर दीजिए। तभी उसका पति मतलब मैनेजर गहने लेकर आता है। शांति से गलती हो गई थी, उसने डर कर ये गहने मुझे लौटा दिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर गहने लौटा देता है जिसे देखकर उसकी पत्नी उसे गुस्से में घूरती है।
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुरेश से सख्ती से पूछता है क्या तुमने जेसी के साथ गलत किया। सुरेश कसम खाकर बोलता है सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर और ईवा दोनों दंग रह जाते हैं। घर पर मैनेजर की पत्नी अपने पति पर बरस पड़ती है। मैंने बड़ी प्लानिंग से गहने चुराए थे, लेकिन तुमने उन्हें वापस क्यों कर दिया। मैनेजर चिढ़कर बोलता है चोरी करना मुझे पसंद नहीं है। पत्नी गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाती है, तुमने तो पहले ही अपना बिजनेस डुबोकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए, अब मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम उसमें भी टांग लड़ा रहे हो, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। मैनेजर अपनी पत्नी को डांटता देख परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी अपने पिता का ही साथ देती है। तभी सुरेश जो इंस्पेक्टर को कुछ बताना चाहता है उसका राज सामने आता है। वो कहता है वो जो कोई भी जेसी को छिपकर देख रहा था वो कोई और नहीं ईवा का पति डेविड है। सुरेश बताता है कि जेसी ने खुद अपनी आंखों से डेविड को उसे छिपकर देखते हुए पकड़ा था। ये सुनकर ईवा को गहरा सदमा लगता है। वो गुस्से में सुरेश से बोलती है अपनी सजा कम करने के लिए तुम मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन सुरेश बोलता है कि सच जानना है तो जेसी की डायरी पढ़ लो, सब लिखा है। ईवा अपनी बहन की डायरी ढूंढने निकलती है, तभी डेविड वहां आ जाता है। वो कहता है तुम डायरी ढूंढ रही हो, मैंने उसे जला दिया। ईवा उसे भिड़ जाती है, तो क्या तुमने ही उसे परेशान किया था। डेविड कबूल करता है हाँ ये सच है कि मेरी नजर उस पर थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम मुझे फंसाना चाहती हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मार देने से पीछे नहीं हटूंगा। वो कसम खाता है कि उसने सिर्फ देखा था, कुछ गलत नहीं किया। उधर ओनर की पत्नी घर में किसी डरावनी चीज को देखकर बहुत डर गई थी। वो अपने पति से बोलती है मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है, हमें वो मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। तभी मैनेजर एक ज्योतिषी को बुलाकर लाता है। वो बताती है कि उस परिवार पर देवी पोचम्मा का भयंकर प्रकोप है। दरअसल सालों पहले ये मैनेजर ही था जिसने उस मूर्ति को ढूंढकर वहां स्थापित किया था, और जब मैनेजर ने उसे तोड़वाया तो देवी का गुस्सा भड़क उठा और अब वो उस परिवार को एक एक करके खत्म कर रही है। जल्दी इसके संकेत भी मिलने लगते हैं। ओनर पर ऊपर से एक भारी लकड़ी गिरती है, पर वो बाल बाल बच जाता है। वहीं ओनर की पत्नी का व्यवहार अचानक बदलने लगता है, कभी वो ठीक रहती है तो कभी पागलों की तरह बर्ताव करती है। ज्योतिषी बोलती है देवी उनकी शांति छीन रही है और वो सब जल्दी ही मर जाएंगे। इधर डेविड भी इंस्पेक्टर के पास जाकर सुरेश पर इल्जाम लगाता है वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस सुरेश का सामान चेक करती है उन्हें उसके पास चोरी किए हुए गहने मिल जाते हैं। सुरेश को अपने सामान में गहने मिलते ही समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ का काम है। वो अपनी माँ से बोलता है माँ तुम ये चोरी चकारी कब बंद करोगी, फालतू में पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डेविड को चेतावनी देता है भले ही गहने सुरेश के पास मिले हों, पर मुझे अभी भी तुम पर शक है, अगर तुम इसके पीछे निकले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैनेजर ओनर के परिवार से बोलता है कि गांव में पोचम्मा देवी का फेस्टिवल होने वाला है, अगर आप वहां गए तो शायद कुछ अच्छा हो। हालांकि गांव वाले उन्हें देखकर भड़क जाते हैं और बोलते हैं तुमने ही हमारी देवी की मूर्ति तोड़ी है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं, यहाँ से चले जाओ। ओनर और उसका परिवार वहां से मायूस होकर लौट आते हैं। रात को ईवा की नींद खुलती है। उसके मन में अपने पति डेविड के लिए बहुत गुस्सा भरा होता है। वो अचानक तकिया उठाकर डेविड का मुंह दबाने लगती है। डेविड तड़पता है पर ईवा उसे बेरहमी से मार डालती है। लेकिन जब ईवा की नींद खुलती है तभी उसे पता चलता है ये सिर्फ एक भयानक सपना था। सुबह उठकर वो डेविड से बोलती है कि वो जॉगिंग पर जा रही है। इधर ओनर की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो हर समय डरी रहती थी। जब मैनेजर की पत्नी उन्हें चाय देती है तो वो उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगती है क्या चाय में चीनी डालना भूल गई हो, इतनी कम चीनी क्यों है। मैनेजर की पत्नी बहुत उदास हो जाती है और अपने पति से बोलती है मुझसे अब ये काम नहीं होगा, मालकिन का दिमाग ही खराब हो गया है, वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही है, मुझे कहीं और काम ढूंढ कर दो। जॉगिंग के दौरान ईवा के साथ कुछ अजीब होता है, पर वो क्या था ये साफ नहीं दिखाया गया। तभी ओनर के पास पुलिस का फोन आता है। वो भागकर मौके पर पहुंचता है जहां इंस्पेक्टर पहले से मौजूद था। पता चलता है कि ईवा एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई है। खुशकिस्मती से उसे बहुत गहरी चोट नहीं आई, पर वो घायल है। इंस्पेक्टर एक आदमी की तरफ इशारा करता है जिसने ईवा को गिरते हुए देखा और पुलिस को फोन किया। उस आदमी का नाम रेड्डी है। जैसे ही जेसी और ईवा के पिता उस आदमी रेड्डी को देखते हैं वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो उसे मारने के लिए झपटते हैं और चिल्लाते हैं इसी ने मेरी बेटी को धक्का दिया होगा। इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है और पूछता है सर आप इसे मार क्यों रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या दुश्मनी है। तब पिता एक फ्लैशबैक बताते हैं। शादी की सालगिरह वाली पार्टी में रेड्डी एक मेहमान बनकर आया था। उसने पिता से कहा था मैं आपको इस जमीन की दुगनी कीमत दूंगा, बस ये जगह मुझे बेच दो। पिता ने साफ मना कर दिया कि उन्हें अपनी
अपनी जगह नहीं बेचनी। तभी छोटी बेटी जैसी वहाँ आती है और वाइन मांगती है। रेड्डी उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा होता है और जाते जाते बोलता है, आपको अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार है ना, अपना ख्याल रखिएगा। पिता को शक होता है कि जगह हथियाने के लिए रेड्डी उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रेड्डी अपनी सफाई में बोलता है कि इसका उस हादसे से कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल रेड्डी ज्योतिष और वास्तु में बहुत यकीन रखता है। उसे किसी ने बताया था कि अगर वो इस खास हिस्से वाली जमीन खरीद लेगा तो उसका कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। वो इतना लालची है कि उसने इंस्पेक्टर को भी लालच दिया कि अगर वो ये डील पक्की करवा दे तो उसे भी मोटा कमीशन मिलेगा। इधर ईवा की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है और मैनेजर की पत्नी के साथ बहुत रोती है। जब उन्हें पता चलता है कि ईवा खतरे से बाहर है तो वो मैनेजर से बोलती है, ये सब उस मूर्ति को तोड़ने की वजह से हो रहा है, जाओ और उस मूर्ति को ढूंढ कर लाओ, हमें उसे वापस वहीं स्थापित करना होगा। मैनेजर की बेटी ये सब सुन लेती है और खुद मूर्ति ढूंढने निकल पड़ती है। वो उस आदमी को ढूंढती है जिसने मूर्ति फेंकी थी। वो आदमी उसे एक गहरी खाई जैसी जगह दिखाता और बोलता है, मैंने यहीं कहीं फेंका था पर यह जगह बहुत बड़ी है, तुम खुद ढूंढ लो। और वो वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में जब सब ईवा से पूछते हैं कि वो पहाड़ी से कैसे गिरी तो वो एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है, मैं जब जॉगिंग कर रही थी तो मुझे अचानक पोचम्मा देवी का रूप दिखाई दिया। मैं डर गई और मेरा पैर फिसल गया। मम्मी पापा पूछते हैं, क्या सच में देवी माँ थी? ईवा बोलती है, नहीं, वो देवी नहीं थी बल्कि कोई उनका मुखौटा पहनकर खड़ा था। मुझे पता है वो कौन था, मेरा पति डेविड। ईवा बताती है, कुछ दिन पहले डेविड ने बगीचे से मिला एक डरावना मुखौटा पहनकर उसे डराया था। ईवा को यकीन है कि डेविड ने ही उसे डराने और धक्का देने के लिए फिर से वही मुखौटा पहना था। पिता पूछते हैं, पर डेविड ऐसा क्यों करेगा? ईवा बोलती है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी नजर जैसी पर थी। खुद को बचाने के लिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ये सुनकर पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर बुरी नजर डाले, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल में जब सब बातें कर रहे होते हैं तब डेविड की नींद खुलती है। वो देखता है घर में कोई नहीं है। वो पूछता है, मेरी पत्नी कहाँ है? उसे बताया जाता है कि जॉगिंग के दौरान उसने पोचम्मा देवी का मुखौटा पहने किसी को देखा और डर कर गिर गई। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है। वो अपना जीप निकालकर हॉस्पिटल जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर जीप की सीट पर पड़ती है। वहां वही डरावना मुखौटा रखा था। डेविड सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ कैसे आया। दरअसल जब ईवा ने उसे वो मुखौटा दोबारा ना पहनने की चेतावनी दी थी तब डेविड ने वो मुखौटा सुरेश को दिया था और उसे कहीं छिपाकर रखने को कहा था। डेविड को यकीन हो जाता है कि ये सुरेश की चाल है। वो काम कर रहे सुरेश को पकड़ लेता है और उसे एक जगह बंद कर देता है। वो चिल्लाता है, तूने ही जीप से मास्क निकाला था ना, तूने ही मेरी पत्नी को धक्का दिया। सुरेश मना करता है पर डेविड उसे बुरी तरह पीटता है। डेविड सोचता है कि पहले हॉस्पिटल जाकर सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता हूँ, फिर इसे देखूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से ईवा को छुट्टी मिल जाती है। पूरा परिवार कार से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में भारी ट्रैफिक मिलता है। पिता मैनेजर को देखने भेजते हैं कि आखिर हुआ क्या। मैनेजर भीड़ के पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ डेविड की जीप का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने डेविड की जीप को जोरदार टक्कर मार दी थी और डेविड की मौके पर ही मौत हो गई। जब यह खबर परिवार तक पहुंचती है तो ईवा को जरा भी दुख नहीं होता। वो सोचती है कि जो आदमी उसकी छोटी बहन पर बुरा नजर रखता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। घर पर एक पादरी प्रार्थना के लिए आते हैं। वो खिड़की से उस जगह को देखते हैं जहाँ पोचम्मा की मूर्ति थी। वो पिता से बोलते हैं, मुसीबत इसी जगह से शुरू हुई है। भले ही आपकी आस्था अलग हो पर आपको दूसरों की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए था। ओनर की पत्नी अब उस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। ओनर घर बेचने का फैसला करता है। तभी रेड्डी वहां आता है और बोलता है, ये घर मुझे बेच दो। ओनर गुस्से में बोलता है, मैं सबको बेच दूंगा पर तुम्हें नहीं। रेड्डी हंसकर बोलता है, इतनी मौतों के बाद इस घर को मेरे अलावा कोई खरीदेगा भी नहीं। तब ओनर एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, इसे कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने तय किया है कि ये घर और जायदाद मैं अपने वफादार मैनेजर को मुफ्त में दे दूंगा। मैनेजर ये सुनकर दंग रह जाता है और भावुक होकर ओनर का शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही ओनर और उसका परिवार कार में बैठकर हमेशा के लिए वहां से जाने लगते हैं, मैनेजर का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसकी पत्नी भी उसे देखकर एक रहस्यमय मुस्कान देती है। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये घर पहले मैनेजर का ही था, लेकिन बिजनेस में हुए भारी नुकसान के कारण उस
उसे यह घर बेचना पड़ा। एक बार जब वो किसी बुजुर्ग से मिलने गया तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई, तुम्हारे घर के पास वाले इलाके में एक बहुत ही बड़ा खजाना दबा हुआ है। ये सुनकर मैनेजर के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि उसने घर के साथ साथ एक अनमोल खजाना भी खो दिया। जब वो घर लौटा तो उसके बच्चे खेल रहे थे तो उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। वो तीनों मिलकर उस घर और खजाने को वापस पाने की साजिश रचने लगे। उन्हें पता था कि ओनर और उसके परिवार को डराकर भगाना होगा। ओनर का पोचम्मा की मूर्ति को तोड़वाने का फैसला भी उनका ही खेल था। मैनेजर ने एक मैसेज करने वाले इंसान को तैयार किया जो ओनर के कान भरता रहा, सर आप ईसाई हैं, घर में देवी की मूर्ति रखना ठीक नहीं। इस वजह से ओनर ने मूर्ति तुड़वाने का फैसला किया। सुरेश का जैसी से प्यार का नाटक भी मैनेजर के कहने पर ही हो रहा था ताकि वो परिवार के करीब जा सके। मैनेजर की पत्नी घर में और भी डर पैदा करती थी, जैसे अलमारी में जानबूझकर सांप छोड़ देना या मालकिन की कॉफी में ऐसी दवा मिलाना जिससे वो हमेशा तनाव और डर में रहे। इसी वजह से मालकिन बार बार बोलती थी कि मुझे इस घर में डर लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। इतना ही नहीं, मैनेजर ने इंस्पेक्टर को भी रिश्वत दे रखी थी कि उसे इस प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मिलेगा। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो छेड़छाड़ की बात थी वो भी इंस्पेक्टर ने मैनेजर के कहने पर झूठ बोली थी। मैनेजर और उसके बेटे सुरेश ने मिलकर डेविड को फंसाने की भी साजिश रची थी। जब डेविड छिपकर जेसी को देख रहा था तो सुरेश ने जानबूझकर बर्तन गिराकर आवाज की ताकि जेसी जाग जाए और उसे डेविड की काली करतूत पता चल जाए। लास्ट में इंस्पेक्टर मैनेजर से पूछता है, क्या तुमने जानबूझकर जेसी को मार डाला? इंस्पेक्टर पूछता है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तब मैनेजर अपनी पूरी काली करतूत बताता है। वो कहता है कि जब जेसी ने बताया कि डेविड उस पर बुरी नजर रखता है और कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो सुरेश ने उसे उकसाया। जेसी ने कहा कि मैं अक्सर अपने मम्मी पापा को डराने के लिए छत से कूदने की धमकी देती हूँ, तभी वो मेरी बात सुनते हैं। सुरेश ने उसे और हिम्मत दी और ओनर के कमरे से चुराई हुई कोकेन उसे दे दी ताकि उसका डर ही खत्म हो जाए। जब जेसी नशे में छत पर खड़ी होकर सबको डरा रही थी तो वो खुद नहीं फिसली थी। मैनेजर ने ही पीछे से जाकर उसे धक्का दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए और परिवार पूरी तरह टूट जाए। इसके बाद डेविड का एक्सीडेंट भी कोई इत्तेफाक नहीं था। जब डेविड ने सुरेश को बांधा था तो सुरेश ने एक ब्लेड से खुद को आजाद कर लिया और तुरंत अपने पिता मतलब मैनेजर को फोन किया। उसने कहा, पापा अगर डेविड हॉस्पिटल पहुंच गया तो वो सब सच बता देगा। मैनेजर ने तुरंत एक जान पहचान के ट्रक ड्राइवर को फोन किया और डेविड की जीप को उड़ाने का हुक्म दिया। इस तरह डेविड का रास्ता भी साफ हो गया। अब मैनेजर बहुत ही नेक इंसान बनकर ओनर के सामने रहा, जिससे खुश होकर ओनर ने पूरा घर उसे मुफ्त में दे दिया। घर मिलते ही मैनेजर ने सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया ताकि वो आराम से खुदाई करके खजाना निकाल सके। मैनेजर की छोटी बेटी जिसे इन सब साजिशों का पता नहीं था, वो अभी भी पोचम्मा की मूर्ति ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे तालाब के पास वो मूर्ति मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। उधर घर में मैनेजर, उसकी पत्नी और सुरेश खजाना ढूंढने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। तभी वह इंस्पेक्टर आ धमकता है। पहले उनकी बात 50-50 हिस्से पर हुई थी, पर अब इंस्पेक्टर के मन में लालच बढ़ गया था। वो कहता है, मुझे 70 नहीं बल्कि पूरा खजाना चाहिए, वरना मैं सबको जेल भेज दूंगा। मैनेजर और उसका बेटा विरोध करते हैं लेकिन इंस्पेक्टर बंदूक निकाल लेता है। चारों के बीच भयंकर हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर उन तीनों पर गोली चलाता है और वो तीनों मिलकर इंस्पेक्टर पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के लास्ट में चारों बुरी तरह घायल होकर वहीं दम तोड़ देते हैं। तभी मैनेजर की छोटी बेटी वहां पहुंचती है और अपने ही परिवार को मृत देखकर सन्न रह जाती है। उधर ओनर का परिवार अपनी एक फोटो घर पर भूल गया था और वो उसे लेने वापस घर आते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन चारों को मरा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां की हालत देखकर और खुदाई के निशान देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये लालच और खजाने की साजिश थी। उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये देवी पोचम्मा का ही न्याय है। जिस परिवार ने देवी की मूर्ति को तोड़ा और मासूमों की जान ली, देवी ने अंत में उनको ही सजा दी। परिवार फिर से उस मूर्ति को ढूंढकर वापस उसी जगह पर स्थापित कर देता है। वो फैसला करते हैं कि अब वो इसी घर में रहेंगे। ओनर की पत्नी बोलती है, हमारी अपनी बेटी तो चली गई, अब हम इस मैनेजर की छोटी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लास्ट में एक बहुत ही गहरा मैसेज दिया जाता है। पत्नी कहती है, यहाँ दोनों धर्मों के भगवान एक साथ हैं और उनमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो हम इंसानों में है, मेरा धर्म बड़ा या तेरा, इस बात पर हम लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पापों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर कोई है जो सब देख रहा है। खैर, कहानी तो यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।